छंद विधा के कुशल शिल्पी, राष्ट्रवादी कवि, हम सबके प्रेरणा स्रोत, बड़े पिताजी स्मृत शेष श्री महेंद्र कुमार शास्त्री सरल जी की पावन जन्म जयंती पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए श्रद्धेय रामकिशोर तिवारी जी की 4 पंक्तियां पढ़ करके मैं अपना वक्तव्य आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। सुनिएगा कि शिव के अर्चन में जो पद शिवाला का है, शिव के अर्चन में जो पद शिवाला का है, रात में चंद्रमा के उजाला का है, रात में चंद्रमा के उजाला का है, वो ही स्थान कवि कुल के दरबार में शास्त्री जी की ही काव्यमाला का है, शास्त्री जी की ही काव्यमाला का है। तन झुका मन झुका मातु के पाँव में, तन झुका मन झुका मातु के पाँव में, रखना तुम मुझको भी अपनी ही छाँव में। आपकी लेखनी छंद लिखती गई, आपकी लेखनी गीत रचती गई, हर नगर हर डगर हर गली गांव में, हर नगर हर डगर हर गली गांव में। शास्त्री जी की तमाम रचनाएं जिनको पढ़ करके हम सब बड़े हुए, हम सब इस यौवनावस्था तक पहुंचे। और मैं जब बहुत छोटा था तो हिंदी सभा के एक कार्यक्रम में मैंने उस गीत को पढ़ा और मुझे तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। 3 वर्गों की प्रतियोगिता थी, लेकिन प्राथमिक वर्ग का होने के बावजूद भी मुझे उस कविता के आधार पर, मुझे उस कविता की जो उसका जो शिल्प था उसके आधार पर मुझे तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। उसके 2 बंद आप सभी के बीच पढ़ता हूं, आप सब सुनिएगा कि विलुप्त हो न पुण्य स्वाभिमान, जागते रहो समर्थ दिव्य देश के जवान, जागते रहो। विलुप्त हो न पुण्य स्वाभिमान, जागते रहो समर्थ दिव्य देश के जवान, जागते रहो। अलक्ष्य लक्ष्य पंथ पर अनंत शूल है गड़े, तमीचरों के झुंड है सुवेश में छुपे खड़े। बढ़ो आराती मंडली प्रचंड घेरते हुए, डटो विपक्ष पक्ष पर नयन तरेरते हुए। परंपरा का युक्त दो प्रमाण, जागते रहो समर्थ दिव्य देश के जवान, जागते रहो। विलुप्त हो न पुण्य स्वाभिमान, जागते रहो समर्थ दिव्य देश के जवान, जागते रहो। जगत जयी बढ़े चलो दिनेश से प्रचंड हो, पुनश्च धन्य देश या अतीत सा अखंड हो। अमित्र रूढ़ियों से स्वस्थ बंधनों को तोड़ दो, विकास की दिशा गहो विनाश पंथ छोड़ दो। विकास की दिशा गहो विनाश पंथ छोड़ दो। भविष्य वर्तमान के पुराण, जागते रहो समर्थ दिव्य देश के जवान, जागते रहो। भविष्य वर्तमान के पुराण, जागते रहो समर्थ दिव्य देश के जवान, जागते रहो। विलुप्त हो न पुण्य स्वाभिमान, जागते रहो समर्थ दिव्य देश के जवान, जागते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वीर रस के बहुत वरिष्ठ रचनाकार, प्रखर राष्ट्रवादी विचारों के धनी, संस्कृत के परम विद्वान और जिनकी रचनाओं से हमारी धमनियों में रक्त का प्रवाह बहुत तीव्र हो जाता है, ऐसे स्मृतिशेष मेरे अग्रज श्रीमान महेंद्र कुमार शास्त्री सरल
जी का जन्मदिवस है। आज हम सभी लोग उनको नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। संस्कृत में धारा प्रवाह बोलने का काम कई लोगों के साथ उनको करते मैंने देखा, और ऐसी रचनाएं उन्होंने लिखी जो कालजयी रचनाएं हैं। कई ग्रंथ उनके प्रकाशित नहीं हो पाए। उन्होंने भगवान महावीर पर एक खंड काव्य लिखा था, और उस खंड काव्य को श्री दिगंबर जैन समिति के राष्ट्रीय महामंत्री जी ने छपवाने के लिए लिया था, लेकिन वो ग्रंथ छप नहीं पाया। एक और खंड काव्य इंदिरा जी पर उन्होंने लिखा था, और उस खंड काव्य की एक प्रति जब उन्होंने इंदिरा गांधी जी को भेजी, उस समय कमलापत त्रिपाठी जी देश के रेल मंत्री थे। कमलापत त्रिपाठी जी का एक पत्र आदरणीय शास्त्री जी के नाम आया, और उन्होंने लिखा उसमें कि आपका यह खंड काव्य वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है। इसमें आप आपात स्थिति की प्रशंसा में एक सर्ग अगर जोड़ दें तो इसे सरकार पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार करेगी। मुझे अच्छी तरह से स्मरण है, शास्त्री जी ने कमलापत त्रिपाठी जी को जो पत्र भेजा उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से यह लिखा था कि मैं आपात स्थिति का किसी कीमत पर समर्थन नहीं कर सकता। ऐसे स्पष्ट विचारों के वो मालिक थे। दो पंक्तियां उस प्रियदर्शनी खंड काव्य की मुझे स्मरण में आ रही हैं। जिसने बन कवच स्वयं रोका, प्रतिपल अभिनय की आंधी को, मैं करता हूं शतबार नमन उस देव इंदिरा गांधी को। उन्होंने भीम प्रतिज्ञा और पाशुपत दो नाटक लिखे, और उसमें से भीम प्रतिज्ञा नाटक का मंचन महमूदाबाद में श्री नवयुवक अभिनय समिति के द्वारा हुआ। उसमें शास्त्री जी ने अपना एक रोल भी निभाया था। सबसे पहली पुस्तक उनकी मां शंकरा देवी जी के चरणों में समर्पित हुई, और उस पुस्तक का नाम था संकटास्तमन। जय श्री राम करके उन्होंने एक पुस्तक लिखी, और जिस समय श्री राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, पूरे देश में श्री राम मंदिर को लेकर के श्री राम शिला पूजन हो रहा था, उस समय उन्होंने एक बहुत लंबी रचना श्री राम शिलाओं को लेकर के लिखी थी, और वह रचना इतनी श्रेष्ठ थी कि उस महीने के राष्ट्र धर्म के अंक में उसके यशस्वी संपादक जी ने, वचनेश त्रिपाठी जी ने, शास्त्री जी की वह रचना संपादकीय में छापी, और उन्होंने लिखा कि इससे श्रेष्ठ संपादकीय नहीं हो सकता। इस कारण से मैं शास्त्री जी की पूरी रचना ही संपादकीय में छाप रहा हूं। बहुत प्यारी पंक्तियां, और जिस पर हम लोग उस समय विश्वास नहीं करते थे, बल्कि यूं कहें तो एक दिन मैंने कहा कि जैसा आपने लिखा है
इन दो पंक्तियों से बहुत सहमत नहीं हुआ जा सकता, लेकिन कहते हैं कि कवि की वाणी में सरस्वती का निवास होता है। उन्होंने मुझे डांटा और उन्होंने कहा कि यह होगा और निश्चित रूप से होगा। उन्होंने लिखा था, बाबर की बर्बरी बुद्धि का दुर्ग ढहाया जाएगा, विश्व चकित हो ऐसा मंदिर भव्य बनाया जाएगा। जिस समय उन्होंने रचना लिखी थी उस समय किसी के मन मस्तिष्क में इस प्रकार का सोच, इस प्रकार का विचार, यह संभव ही नहीं था कि ऐसा भी होगा, लेकिन ऐसा हुआ। उन्होंने मुझे 2 पुस्तकें दी और एक पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में थी, और उन्होंने मुझसे कहा था कि इसका अध्ययन करो। और इसके बाद उन्होंने छत्रपति शिवाजी पर एक पुस्तक मुझे दी और उन्होंने मुझसे कहा था कि इसे पढ़ो और इस पर एक खंड काव्य लिखना है। मुझे दुख है इस बात का कि मैं उनके उस आदेश को, उनकी उस सलाह को पूरा नहीं कर सका। जीवन में लगातार आपाधापी बढ़ती गई और मैं रचना धर्मिता की दुनिया से धीरे धीरे करके दूर होता चला गया। अन्यथा उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में घनाक्षरी छंदों का वाचन और घनाक्षरी छंदों की रचना ये बड़ी आसानी से मेरे द्वारा हो जाती थी। आज के इस पावन अवसर पर वो कितने प्रखर राष्ट्रवादी थे, कितने निर्भीक थे और कितने कुशल शिल्पी थे छंदों के। मैं इस संदर्भ में उनके 2-3 छंद प्रस्तुत करना चाहूंगा। कोई भी करे क्या, सत्य बोले संकटों में फंसे, भीति का अशेष आननों पे जड़ा ताला है। वाणी में सुधा है, कालकूट हृदयों में भरा, शांत सौम्य वेश है परंतु कर्म काला है। जाने धर्मशाला सी विशाला मातृभू क्यों हुई, कीर्ति का पराग लोलुपों ने चूस डाला है। आओ राम राष्ट्रधाम जोहता तुम्हारी बाट, पंथ सप्रसून द्वार द्वार दीपमाला है। एक छंद उन्होंने लिखा कि गाता वीर गाथा हूं, नसों में उष्ण रक्त मात्र योग या वियोग का तराना नहीं सीखा है। देता मान दीन को लगाता स्नेह से हूं गले, शोषित समाज को सताना नहीं सीखा है। राष्ट्र भूमि की भी वंदना मैं करता हूं सदा, स्वार्थ हेतु दुष्ट गुण गाना नहीं सीखा है। स्वार्थ हेतु दुष्ट गुण गाना नहीं सीखा है और ईश की कृपा है, वरदान शारदा का साथ कट जाए शीश पे झुकाना नहीं सीखा है। उन्होंने एक बहुत कालजयी रचना लिखी और मुझे लगता है कि शायद राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की समर्थ रचना ढूंढने से मिलेगी। विलुप्त हो न पुण्य, स्वाभिमान जागते रहो, समर्थ दिव्य देश के जवान जागते रहो। एक लंबी रचना है, कई खंड हैं उसके। ऐसे विलक्षण बुद्धि के धनी, आप विश्वास करें, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से कवियों के संपर्क में रहा हूं, लेकिन उन्हें जिस प्रकार से मैंने पाया, आदरणीय शास्त्री जी को, दद्दू को, वैसी प्रतिभा देखने को मिलती नहीं। आप टॉपिक दीजिए और उनकी रचना उस टॉपिक पर शुरू हो जाती थी।
कोई मूड नहीं बनाना पड़ता था। और रात्रि में प्रायः वह टार्च लेकर के और एक कॉपी लेकर के, पेन लेकर के घर से निकलते थे और उस कॉपी पर वो लिखते जाते थे। राइटिंग भी उनकी बहुत सुंदर थी। और इसके बाद नेक्स्ट डे फिर उसको वो फेयर करते थे। कई बार ऐसे अवसर आए जब मैंने तुरंत उनसे निवेदन किया कि इस टॉपिक पर कॉलेज में पढ़ने के लिए हमको कविता की आवश्यकता है, चाहे वो जूनियर वर्ग रहा हो मेरी पढ़ाई का, चाहे वो सीनियर वर्ग रहा हो, चाहे वो बीए, एमए और बीएड का रहा हो। उस समय उन्होंने उस टॉपिक पर तुरंत मुझसे कहा कि लिखो, और वो रचना बोलते गए, कविता बोलते गए, छंद बोलते गए, गीत बोलते गए, मैं लिखता गया। ऐसी प्रतिभा उनके अंदर थी। बहुत से कवियों से उनका बहुत निकट का संपर्क था और बहुत से लोग इस बात को कहते हैं, आज भी कहते हैं, कि हर आयु के, हर वर्ग के लोगों में वो उसी प्रकार से अपने आप को ढाल लेते थे। गलत बात पर नाराज भी होते थे, लेकिन 2 मिनट के पश्चात आप मिलिए तो पहले जैसा भाव उनके अंदर रहता था। और यही कारण है कि जो उनके संपर्क में आया वो उनका होकर के रह गया। आज वो अपने बीच में नहीं है। 1993 में वह हम लोगों का साथ छोड़ करके चले गए। अगर आज वो होते तो निश्चित रूप से वो एक महाकवि के रूप में होते और एक श्रेष्ठ महाकवि के रूप में होते। प्रकांड विद्वान वाइस चांसलर रहे आदरणीय कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह जी ने उनसे कहा था कि सरल जी, आप बाप्पा रावल पर एक महाकाव्य लिखें। उनके आदेश का, उनके सुझाव का पालन करते हुए आदरणीय शास्त्री जी ने बाप्पा रावल पर महाकाव्य की रचना शुरू कर दी थी। और प्रारंभिक 11 छंदों में उन्होंने बाप्पा रावल की तलवार के बारे में, कि बाप्पा रावल की तलवार कैसी थी, ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले वीर रस के छंदों को लिखा था। यह हमारा दुर्भाग्य है और साहित्यिक जगत का भी दुर्भाग्य है कि उन छंदों की रचना के बाद सीतापुर में हुई एक दुर्घटना में वह घायल हुए और 17 दिनों में हॉस्पिटल में जीवन और मृत्यु से संघर्ष करते हुए उन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन अंततः जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है। और वो 24 तारीख को हम लोगों का साथ छोड़ करके चले गए। आज अगर वह होते तो मैं ये कह सकता हूं कि आज महमूदाबाद की स्थिति भी कुछ और होती। साहित्यिक जगत में भी वह बहुत कुछ देने की स्थिति में थे और बहुत कुछ उन्होंने दिया भी। दुर्भाग्य यह है कि जो 2 नाटक लिखे उन्होंने, वो 2 नाटक उनकी पांडुलिपि लेकर के और अभिनय समितियों ने मंचन किया। इसके पश्चात उन्होंने पांडुलिपि वापस नहीं की। और मैंने एक बार निवेदन किया, आग्रह किया कि वो पांडुलिपि मंगा लीजिए, उसका प्रकाशन हो जाए, नहीं तो जो लोग ले गए हैं उनसे खो सकती है। उन्होंने मुझसे कहा कि खो सकती है तो खो जाएगी, लिखा मैंने है, मैं जब चाहूंगा फिर से लिख लूंगा।
इस प्रकार का आत्मविश्वास उनके अंदर था। इंदिरा प्रियदर्शनी तो कमलापत त्रिपाठी जी के पास से वापस नहीं लौटी। भगवान महावीर खंडकाव्य वो त्रिलोक चंद्र जैन जी के पास से दिल्ली से वापस नहीं लौटा। और तमाम रचनाएं जो उन्होंने अलग अलग डायरियों में या अलग अलग कॉपियों में लिखी थी, या अलग अलग अपने शुभचिंतकों को, मित्रों को, जिनको कविता से प्रेम था, उनको उन्होंने लिख करके दी थी, वह रचनाएं भी प्रायः उपलब्ध नहीं है। मैंने प्रयास किया है, आचार्य गंगारत्न पांडे जी ने मुझे आदेशित किया था कि शास्त्री जी की रचनाओं को लेकर के सरल समग्र ऐसा एक ग्रंथ ये प्रकाशित होना है और इस काम को तुमको करना है। आज आदरणीय गंगारत्न पांडे जी भी अपने बीच में नहीं हैं। मैं दुर्भाग्यशाली हूं इस मामले में कि मैं उनके आदेशों का पालन नहीं कर सका। यद्यपि उनके जीवन काल में ही मैंने शास्त्री जी की अनेक रचनाओं को प्रेस में दे दिया था, उनके प्रिंट आउट मेरे पास रखे हैं, लेकिन मैं चाहता था कि उनकी और रचनाएं मुझे उनके मित्रों से, शुभचिंतकों से प्राप्त हो जाएं, तो मैं ऐसा एक ग्रंथ प्रकाशित करने की दिशा में आगे बढ़ूं। मेरा प्रयास होगा कि आगे साहित्यिक जगत को इस प्रकार का एक ग्रंथ मिल सके। आज अपने साथ में निराला साहित्य परिषद के उपाध्यक्ष और शास्त्री जी के मित्रों में से एक श्री विनोद गुप्त जी अपने बीच में उपस्थित हैं। वह भी आपसे भी जुड़ेंगे और जिस निराला साहित्य परिषद ने अपने एक लंबे कालखंड में तमाम श्रेष्ठ वरेण्य रचनाकारों का, साहित्यकारों का सम्मान किया है, उस निराला साहित्य परिषद के शास्त्री जी प्रथम संपादक थे। इसके बाद में अनेक वर्षों तक वो उसके अध्यक्ष रहे। प्रखर राष्ट्रवादी पंडित छैल बिहारी वाजपेयी वाण जी बहुत दिनों तक उसके संरक्षक रहे। मुझे लगता है कि क्षेत्र में तमाम युवा कवियों को उनसे प्रेरणा मिली है। ऐसा वो स्वीकार भी करते हैं, ऐसा वो मानते भी हैं। लेकिन मैं दुख के साथ ये कहता हूं कि विद्यालय को लेकर के, कॉलेज को लेकर के और परिवार की तमाम सारी जिम्मेदारियों को लेकर के मुझे रचना धर्मिता के जिस संसार में आगे बढ़ना चाहिए था, वो शायद मैं नहीं कर पाया और इसका मुझको निश्चित रूप से अफसोस रहेगा। अनेक बार श्रद्धेय शास्त्री जी मुझे स्वप्न में दर्शन देते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि बिल्कुल पास में बैठे हुए हम लोग बातें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि उनका आशीर्वाद लगातार हमको प्राप्त होता है और उनका वो आशीर्वाद हमारे लिए एक ताकत के रूप में हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। निडरता, निष्पक्षता, निर्भीकता और सही बात को कहने का दम, यह मैंने शास्त्री जी से सीखा है।
आरएसएस के वह केवल कट्टर समर्थक नहीं थे, अपितु वे एक समर्पित स्वयंसेवक भी थे। आज आदरणीय रामकिशोर तिवारी किशोर जी ने, जो देश के एक बहुत श्रेष्ठ रचनाकार हैं और बहुत सफल संचालक हैं कवि सम्मेलनों के, मंचों के, देश का एक बहुत बड़ा नाम है, ऐसे आदरणीय श्री राम किशोर तिवारी किशोर जी ने शास्त्री जी पर एक छंद भेजा है, और बल्कि उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली है, उसमें उस छंद को लिखा है। मैं उसे भी पढ़ना चाहूंगा कि हिंदी के सुकवि श्रेष्ठ छंदकार गीतकार श्री महेंद्र शास्त्री जी सरल सुविचारी थे, त्याग करुणा दया उदारता की प्रतिमूर्ति, सत्य के प्रबल पक्षधर व्रतधारी थे। कविता में राष्ट्रवाद का ही शंखनाद किया, राम के अनन्य भक्त परम पुजारी थे। देववाणी संस्कृत को भी बोलते धारा प्रवाह, शब्द शब्द ब्रह्म ज्ञान कोश के प्रभारी थे। ऐसा श्रेष्ठ छंद शास्त्री जी के संदर्भ में आदरणीय रामकिशोर तिवारी किशोर जी ने भेजा है। मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई देते हुए उनको प्रणाम करना चाहता हूं। और शास्त्री जी के संदर्भ में कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि शास्त्री जी के संदर्भ में अब निराला साहित्य परिषद के उपाध्यक्ष, जो एक श्रेष्ठ रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, शास्त्री जी के सहगामी हैं, ऐसे श्रीमान विनोद गुप्त जी आपसे आगे लाइव जुड़े और वो अपनी बात रखेंगे। भारत माता की जय। धन्यवाद सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन को कि आज महेंद्र कुमार शास्त्री सरल जी की जन्मतिथि पर एक सजीव प्रयास किया। उन महामानव सरल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर मुझे कुछ कहने को प्रेरित किया और अवसर प्रदान किया। मैं उन्हें केवल शास्त्री जी कहता था। अब मैं कुछ बातें उनके व्यक्तित्व से जोड़कर कहता हूं। तो कहना चाहता हूं, चाल वो चल कि पसे मर्ग तुझे याद करे, और काम वो कर कि जमाने में तेरा नाम रहे। शास्त्री जी ऐसे ही थे। उनके बारे में एक बात और कहने को मन करता है। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छाड़ तीनों चले सायर सिंह सपूत। तो उनके अंदर ये गुण थे, ये क्वालिटी थी, क्योंकि मैंने कभी उनको एक रास्ते से आते और फिर उस रास्ते से लौटते नहीं देखा। भले वो गांव से महमूदाबाद क्यों ना आते थे, लेकिन इसमें भी वो परिवर्तन कर लिया करते थे। मैं एक भाषाविद, संस्कृत साहित्य के प्रकांड पुरोधा के बारे में बोल रहा हूं। सावधान इसलिए हूं क्योंकि वो बहुचर्चित और बहुआयामी व्यक्तित्व थे। लोग समूह बनाकर आंदोलन करते थे, करते हैं, लेकिन महाकवि सरल जी अकेले ही इतना मंथन कर डालते थे कि आंदोलन उत्पन्न हो जाता था। कविता को आंदोलन के रूप में उनके प्रयोग में हम कई लोग उनके साथ हो गए थे। यह सच है। मेरी स्मृति में आता है, महाकवि हरदयालु जी हमारे क्षेत्र की वह गरिमा थे जिन्होंने महाकवि महाप्राण निराला और महिषी महादेवी जी के साथ सहज पल जिए थे। फिर एक अंतराल के साथ मुझे लक्ष्मण प्रसाद मित्र जी की याद आती है, और इसके बाद जगदीश कुमार श्रीवास्तव मृगेश जी ने कई ग्रंथ लिखे, लेकिन एक चातिकी को छोड़कर कुछ भी प्रकाशित न हो पाया, और वह एक एकांत प्रेमी, एकांत जीवी कवि थे। फिर मुझे सरल जी याद आए, क्योंकि जब उन्होंने निराला साहित्य परिषद
कि प्रथम बैठक में सर्वसम्मति से संपादक का पद स्वीकार कर लिया था तो सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए थे, लेकिन इसके पूर्व भी वह एक बहुचर्चित लोकप्रिय कवि के रूप में अपना स्थान बना चुके थे। अब मुझे याद आता है कि मैंने उन्हें पहली बार कब देखा था। देखा तो था, लेकिन वार्तालाप और बातचीत का अवसर कब लगा। मैं प्राइमरी का विद्यार्थी था और उस समय 15 अगस्त या 26 जनवरी की तैयारी के लिए वो प्राइमरी पधारे थे जूनियर से। रामकुंड प्राइमरी और जूनियर विद्यालय एक साथ ही हैं, वहां पर वो जूनियर में अध्यापक के रूप में, संस्कृत अध्यापक के रूप में सुशोभित थे। उन्होंने कविताएं हम लोगों से सुनी थी और मुझे ये भी याद आता है कि मेरा उस समय चयन नहीं हुआ था। ये उनकी निष्पक्षता का प्रमाण भी है। कारण ये है कि जब वो निर्णय करते थे तो उसमें पक्षपात नहीं होता था, बल्कि वे निष्पक्ष निर्णय करते थे। लेकिन बात के जीवन में एक नहीं कई बार मुझे प्रेरित किया, मुझे आगे बढ़ाया, मुझे अवसर दिया, ये सत्य है। अब सवाल इस बात का है कि उन्होंने मुझे मित्र माना, यह उनका बड़प्पन था, वरना हमारी और उनकी उम्र में एक अंतराल था। लेकिन जब हम मित्र हो जाते हैं तो ये अंतर समाप्त हो जाते हैं। मुझे याद आता है हम लोग शास्त्री जी के साथ बिस्वा से एक बार कवि सम्मेलन से लौट रहे थे और ट्रेन में हम लोग बैठे थे तो एक दुपट्टा डाले हुए शास्त्री जी प्रतीत होते हुए सज्जन आकर बगल में बैठ गए। शास्त्री जी ने उनसे पूछा, भवान शास्त्री? उन्होंने कहा, आम। उसके बाद मुझे याद आता है पूरे रास्ते भर मैं आम सुनता गया, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सुनाई पड़ा। और जब महमूदाबाद स्टेशन आया तो वो शास्त्री जी, माने जो तथाकथित शास्त्री जी थे, वो दौड़कर गायब हो गए। हंस रहे थे, सरल जी हंस रहे थे। कहा, देखा विनोद? तो ये सरल व्यक्तित्व था उनका, आनंद हम लोगों को भी मिलता था, आनंद देते भी थे और लेते भी थे। ये सच है कि मित्र जब हम हो जाते हैं तो तमाम सारी वर्जनाएं टूट जाती हैं। आज मैं वो कुछ बातें कहूंगा जिन्हें हो सकता है वर्जित माना जाता हो। मुझे याद आता है कि कुमार संभव को उन्होंने मुझे पढ़ाया था। कुमार संभव में शंकर जी और उमा का रति, क्रिया, प्रेम, शारीरिक प्रेम तक का चित्रण है। वो मुझे उन्होंने पढ़ाया, मैंने पढ़ा। इसके अलावा उन्होंने काम यज्ञ भी मुझे संस्कृत में पढ़ाया। ये कुछ भी वर्जित नहीं होता। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात हम करते हैं तो काम तो धर्म सम्मत होता है। ये बाद के वर्षों में मुझे काम आया, क्योंकि मुझे याद आता है मैं एक बार गंगारत्न पांडे जी के घर पर बैठा हुआ था। वहां प्रोफेसर नेत्रपाल सिंह भी बैठे हुए थे। बात चल रही थी अज्ञेय की पुस्तक की, शेखर एक जीवनी। दूसरी बात चल रही थी अमृतलाल नागर जी के बारे में, और प्रसंग उठ रहे थे, उन पर सवाल उठाए जा रहे थे कि वो लोग इस तरह का लिखते हैं, श्रृंगार लिखते हैं, शारीरिक संबंधों को लिखते हैं। तो मैंने कहा था, यद्यपि मुझसे बहुत बड़े थे, दोनों महान पुरुष थे, मैंने कहा था आप कालिदास से सवाल क्यों नहीं करते? ये कौन चीज मेरे काम आ रही थी? ये शास्त्री जी काम आ रहे थे। तो ये सच है कि जब हम मित्र हो जाते हैं तो बहुत सारे अनुबंध टूट जाते हैं। बहुत खुलकर बातें करते थे। मुझे याद है एक बार मैं रविकेडिया के साथ गया गांव को, और वो गन्ने के खेत में हम लोगों को ले गए। उन्होंने गन्ना तोड़कर हम लोगों को दिया चूसने के लिए, और वहां पर खड़े खड़े उन्होंने सुनाया था, मैंने चिर सहचरी व्यथा से केवल प्रेमालाप किया था, मेरा क्या अक्षर अक्षर मिल मेरा अक्षर गीत बन गया। वास्तव में अक्षर गीत उनके अमर, वो साहित्यकार के रूप में अमर। व्यक्ति शरीर से मरता है, काया से मरता है, कर्म से कभी नहीं मरता।
इसलिए शास्त्री जी अमर हैं, अमर रहेंगे और हमें दिशा दिखाते रहेंगे। एक और प्रसंग मैं लेता हूं, क्योंकि फिर पुस्तक बन जाएगी, कम देर बोलता हूं। कन्नौज जाने का अवसर मिला। कन्नौज हम और श्री प्रकाश जी शास्त्री जी के साथ गए। शास्त्री जी ने साधारण सा रास्ता नहीं पकड़ा, घुमावदार रास्ता पकड़ा। हम लोग पहुंचे गंगा के किनारे। गंगा के किनारे पहुंचने पर नाव वाले को उन्होंने खुद तय किया। हम लोग नाव में बैठ गए, नाव चलने लगी। वास्तव में जो नाव चला रहा था मल्लाह, उसने देसी कट्टा लगा रखा था। शास्त्री जी ने संकेत किया, देखो विनोद। हम लोगों ने देखा, चुपचाप मन में गुना, नाव चलती रही, उतर गए। अब उस संयोजन की भी बात करूंगा। वो मानस संगम का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में हम लोगों ने शिवमंगल सिंह सुमन जी को सुना था। सीधे 75 वर्ष की अवस्था में वो पंजों पर आकर गीत सुना रहे थे। उस कार्यक्रम में हम लोगों ने दर्शन किए थे विद्यानिवास मिश्र जी के। 1 घंटे तक वो बोले थे, ये भी मुझे अच्छी तरह याद है। इसके अलावा उस समय वियोगी हरि जी जिंदा थे, उन्होंने भी हम लोगों को दर्शन दिए थे। तो शास्त्री जी के साथ ये सारे पुण्य लाभ तो हम लोगों को हुए, हम उनके साथ गए, हमें प्रेरणाएं मिली, इसमें कोई दो राय नहीं। क्रोध की जहां तक बात लोग करते हैं, हां उन्हें क्रोध आता था। मुझे याद आता है हमारे वहां महमूदाबाद की बहुत अच्छी परंपरा है कि हम लोग खुद न पढ़कर दूसरों को पढ़ने का मौका देते हैं। कन्नौज में जब रात को कवि सम्मेलन हुआ तो सारी रात कन्नौज के कवि पढ़ते रहे, हम लोगों का मौका ही नहीं आया। परिणाम यह हुआ, उसी रात भयंकर आंधी आ गई। उस आंधी तूफान में हम तीनों लोग वापस लौट रहे थे शास्त्री जी के साथ। स्वाभाविक था, शास्त्री जी के अंदर क्रोध था, आना भी चाहिए। क्रोध इसलिए था कि वे लोग जिन्हें कविता का ज्ञान नहीं, उन्हें पूरा अवसर मिलता है और हम लोग सक्षम हैं, हमें मौका क्यों नहीं मिला। और फिर उनको जो कुछ कहना था वो कह रहे थे, वो उनका क्रोध था। तो शास्त्री जी एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुआयामी थे, कोई दो राय नहीं। उनके अंदर अद्भुत क्षमताएं थीं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज प्रश्न है, सरल जी होते तो क्या होता? मेरा अपना मानना है वो राष्ट्रीय क्षितिज पर देदीप्यमान होते, क्योंकि उनके अंदर एक सक्षम वक्ता था जो राष्ट्र जागरण का प्रबल पक्षधर था। उन्होंने कई बार अपनी वक्तव्य क्षमता से जन समूह को जगाया था, साहित्यकारों में अपनी धाक जमाई थी। मैं उनके सानिध्य में रहकर ये सब कुछ देखता था, अतः आज शांत मन से यह सब कुछ बोल पा रहा हूं। वह लेखन का व्यसन रखते थे, प्रायः लिखते मिल जाते थे, छोटे छोटे पेज, बड़ी बड़ी डायरियां और जाने क्या क्या। जब बाप्पा रावल पर उन्होंने महाकाव्य लिखना शुरू किया, उसके पहले वह कर्नल टाड का लिखा हुआ ग्रंथ लिए प्रायः मिल जाते थे, अर्थात वो कठोर अध्यवसायी व्यक्तित्व थे। आज उनके जन्मदिन पर, आज उनकी जन्मतिथि पर हम सब महसूस करते हैं कि हमें उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए, राष्ट्र जागरण को और आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।